चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बिजनेस स्टडी के चैप्टर 5 और आज चौथा दिन है अपना, राइट। संगठन चैप्टर का नाम क्या है? संगठन। संगठन में हम लोग अब आ चुके हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। दिख रहा है ये, है ना? 5.9। ठीक है, मैं ये समझा चुका हूँ आपको। सही बात तो ये है कि मैं पुराने चैप्टरों में आपको ये समझा चुका हूँ। जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थे ना, सिद्धांत, उसमें एक बात कही थी स्कॉलर चेन, और उसमें एक चीज ये कही गई थी कि जो डिसीजन है, डिसीजन, सारे डिसीजन एक ही व्यक्ति के पास में नहीं करना है। याद करो, उसमें था, है ना, क्या कर दो, डिसीजन को बांट दो हर लेवल पर, ताकि आप अपना काम कर सको। याद करो, मैंने उसमें अपने घर का एग्जांपल दिया था कि दादाजी के काम क्या है, और दादाजी यदि ये डिसीजन लेते हैं कि आज घर में खाना क्या बनेगा, तो जब तक दादाजी नहीं आएंगे, जब तक दादाजी डिसीजन नहीं देंगे, तब तक खाना बनेगा क्या? नहीं, है ना? तो वो जो एग्जांपल था ना, मतलब डिसीजन लेने का अधिकार यदि संस्था में सिर्फ कुछ ही लोगों पर होगा, कुछ ही लोगों के पास होगा, वो भी कौन से? टॉप लेवल पर, उच्च स्तर पर, तो हम कहेंगे यहां पर क्या है? केंद्रीकरण है। किसका? अधिकारों का केंद्रीकरण। कुछ लोगों के पास ही अधिकार है किसी काम को करने नहीं करने का, डिसीजन, निर्णय लेने का। ठीक। फिर हमने ये देखा था कि नहीं यार, मम्मी का काम, जैसे मान लो हमारी माँ का काम क्या है कि खाना बनाना है, तो कम से कम उनको खाना बनाने के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार भी उनको देने चाहिए। ये हमने समझा था। यदि ऐसा करेंगे तो जो सेंट्रल यूनिट है, मतलब कि हमारा दादाजी, उन पर लोड कम आएगा, है ना? और दादाजी का काम तो ये नहीं होना चाहिए ना कि रोज के काम का डिसीजन ले। दादाजी का काम तो क्या है? समाज में जाना, बैठना, उठना। सही है, तो वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक। तो यहां पर यही कहा है कि अधिकारों का क्या करना है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। मतलब यदि अधिकार कुछ लोगों के पास ही है तो हम क्या बोलेंगे? केंद्रीकरण है। पर अधिकार मतलब निर्णय लेने का अधिकार संस्था के सभी स्तरों पर उनको दिए गए उत्तरदायित्व, काम के अनुसार यदि हम निर्णय देंगे, सॉरी, अधिकार देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि भैया उत्तरदायित्व दो तो उसको उतना अधिकार भी दो, तो ये क्या है? विकेंद्रीकरण है। बात समझ में आ रही? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था उस समय कि एक ब्रांच मैनेजर, बैंक की ब्रांच मैनेजर को अधिकार है कि वो 5 लाख रुपए तक के कोई भी खर्चे कर सकते हैं अपनी ब्रांच में। मैंने एक एग्जांपल दिया था उसमें, याद करो, कि वो इंतजार कर रहे थे कि एसी चेंज करवाना है, तो उन्होंने कहा हेड ऑफिस पे लेटर भेजा, तो वहां के सीनियर ने क्या बोला? यार तुम भारी बेवकूफ आदमी हो यार, तुमको जब अधिकार दिया है 5 लाख तक का आप एक्सपेंसेस कर सकते हो, तो हमसे परमिशन क्यों ले रहे हो? बात समझ में आ रही है ना? वो विकेंद्रीकरण का क्या था? उदाहरण था। मान लो हेड ऑफिस ही सारे डिसीजन ले। कैसे? कि पानी का बिल कितना है, उसका पे करना है कि नहीं करना है ब्रांच का। पानी का बिल छोटी सी बात है यार, और ब्रांच मैनेजर कोई अधिकार नहीं दे रखा है आपने। कौन ले रहा है? हेड ऑफिस ले रहा है। क्या कर दिया आपने? केंद्रीकरण। समझ में आया? बस इतना ही है, पढ़ के देखते हैं, है ना? केंद्रीकरण का आशय उच्च स्तर पर, है ना, उच्च स्तर, टॉप लेवल, शक्ति या अधिकारों के केंद्रीय होने से है। अर्थात समस्त निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास केंद्रित होता है। जितने भी निर्णय लेना है, यदि कोई डिसीजन लेना है, तो कहां है? उच्च स्तर। तो हम क्या कहेंगे? यहां पर अधिकारों का क्या है? केंद्रीकरण है। बात समझ में आ गई? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मैंने एक ऐसी फैमिली देखी थी कि दादाजी नहाने का साबुन भी दादाजी निकाल के देते थे। शायद मैंने बताया हो, नहीं बताया था? मतलब मैंने एक ऐसी फैमिली देखी थी, मैंने बोला, मेरा एक फ्रेंड था, हाँ भाई चल, और कोचिंग जा रहे थे, हम भी कोचिंग पढ़ते थे यार उस समय मैं, भाई जल्दी चल। बोले यार अभी नहाया नहीं हूँ। तो नहा ले। अरे यार साबुन नहीं है। मैंने लिया, अरे है घर में, पर वो ताले में रखी है। साबुन भी कोई ताले में रखता है? खोल, ताले में भी है तो निकाल, खोल ना। और बोला अभी दादाजी आएंगे, वो देंगे। और हमारा मार गए। दादाजी क्यों देंगे?
बोले हमारा का नियम है ये साबुन बोले 10 दिन तक चलना चाहिए, उससे पहले खत्म हो जाए तो बिना साबुन के नहाना पड़ता है। रियल में बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ मैं। और वो दादाजी ने कितनी छोटी सी बात को भी पकड़ के रखा हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सारे निर्णय किसके पास है, दादाजी के पास में, सेंट्रल यूनिट के पास में। सेंट्रल मतलब केंद्रीय। क्लियर। तथा निचले स्तर के प्रबंधकों को उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों का निष्पादन करना पड़ता है। मतलब दादाजी ने आज बोला कि बैंगन का भरता बनाना है, तो मम्मी को सिर्फ उसका क्या करना है, उस पर काम करना है, निर्णय नहीं लेना है कि बनाना है कि नहीं बनाना। ये किसने ले लिया, दादाजी ने। तो उसको सिर्फ उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका क्या करना है, निष्पादन करना है, मतलब उस काम को करना है। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का आशय उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा मध्यम व निम्न स्तरों के प्रबंधकीय अधिकारों, मतलब निर्णय लेने के अधिकार का विभाजन करना है। मतलब कि दादाजी ने सब लेवल पर अपने अपने अधिकार दे दिए। हमारी मम्मी को क्या दे दिया अधिकार कि भैया ठीक है, तुम्हारा आपका काम खाना बनाने का है, आप ही डिसीजन लो क्या बनाना है, कैसा बनाना है, आप देखो किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो तुम देखो, तुम्हारे हिसाब से देखो। बात समझ में आई। ये क्या क्या कर दिया, उस कार्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकेंद्रीकरण। ठीक है। इसमें संपूर्ण नीतियों का निर्माण करने तथा मुख्य निर्णय लेने से संबंधित अधिकार, मतलब नीतियों का निर्माण कौन करेगा भाई, समाज में किससे बैठना है किससे बातचीत करना है ये कौन निर्णय लेगा, दादाजी लेंगे। तो ये अधिकार तो उनके पास ही रहेंगे बेटा, ये अधिकार थोड़ी ना दे देंगे वो किसी को। बात समझ में आ रही है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो नीति का निर्माण करना मतलब पॉलिसीज बनाना और मुख्य निर्णय लेने संबंधित अधिकार किसके पास है, उच्च स्तर के पास में, तथा शेष अधिकार मध्यम स्तर तथा निम्न स्तर को सौंप दिया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, निम्न स्तर का जो काम है उससे संबंधित निर्णय लेने का अधिकार उनके पास है, मध्यम स्तर का काम जिसके पास है उससे संबंधित निर्णय लेने का अधिकार उनके पास है। ठीक है। जैसे कि एक ब्रांच मैनेजर को यह अधिकार दे रखा है कि यदि आपके यहाँ आपके ब्रांच में यदि जो काम कर रहे हैं क्लर्क एम्प्लॉय, उसको एक दिन की छुट्टी आप अपनी मर्जी से अपने इच्छा से अपने अधिकार से दे सकते हो, पर एक दिन से ज्यादा यदि उसको छुट्टी चाहिए तो आपको मध्यम स्तर के मैनेजर से बात करना पड़ेगी, मान लो कि 5 दिन की। ठीक। पर यदि 5 दिन से ज्यादा की छुट्टी चाहिए तो फिर क्या आएगा, उच्च स्तर का निर्णय आएगा। ये जरूरी नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 दिन 2 दिन, ये अपने हिसाब से बदल सकता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। बात समझ में आ रही है, वो जो भी निर्णय हो। चलिए, विकेंद्रीकरण की परिभाषा है ना, कोई सी भी एक देख लो, कोई सी भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है सभी। संगठन की छोटी इकाई तथा तक जहां तक व्यवहारिक हो अधिकार एवं दायित्वों का वितरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है। चलिए, विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है। हमने अभी अधिकार अंतरण देखा था ना, काम भी देना और उसको संबंधित अधिकार भी दे देना, तो वो क्या था, विकेंद्रीकरण ही तो था। हाँ या ना। ठीक। इसको आप पढ़ के देख लेना, इसमें सेम वही बात है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, इसको नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक। परंतु ऐसा पूछा जा सकता है, ये सेंटेंस पूरा आ सकता है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, आ सकता है और बोल दिया जाएगा टिप्पणी कीजिए या समझाइए। समझ में आई बात। चलिए, विकेंद्रीकरण की विशेषताएं, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की विशेषताएं। ठीक है। यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। विस्तृत का मतलब क्या होता है, डिटेल, बड़ा, है ना। यह अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। मतलब संस्था में वो छोटे व्यक्ति की इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा है। हमारे घर में हमारी मम्मी की अहमियत है कि भैया वो एक डिसीजन ले सकते हैं, सारा डिसीजन सिर्फ दादा थोड़ी लेंगे, दादी थोड़ी लेगी भाई, उनके जो काम सौंपा गया उससे संबंधित उनको डिसीजन लेने का अधिकार है। मतलब उनका हमारे घर में एक अहमियत है, एक महत्व है। बात समझ में आई।
यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये पूरे संगठन में लागू होता है, सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है। भाई दादाजी का काम सिर्फ उनका जो काम है उससे संबंधित होगा, उनका काम हल्का हो जाएगा, राइट। इसमें निर्णय उन कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें इन निर्णयों को लागू करना होता है। भाई खाना क्या बनाना है, और खाना मम्मी को ही बनाना है, तो वही उसके संबंधित क्या ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। मतलब जो निर्णय लेता है वही उस काम को करता है। केंद्रीकरण में क्या होगा, निर्णय कौन लेगा, दादाजी, पर काम किसको करना है, मम्मी जी को। बात समझ में आ रही ना। तो निर्णय कोई और ले रहा है और काम को निष्पादन कोई और कर रहा है। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होगा, निर्णय भी वही लेगा, निष्पादन भी वही करेगा। इनमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण होता है। वही उत्तरदेयता हम पढ़ चुके हैं, जवाबदेही, है ना। विकेंद्रीकरण का महत्व, तो महत्व तो बस इसके पॉइंट ध्यान रख लेना, है ना, कि भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास होता है। अब समझ लो क्या होता है भविष्य के लिए। यार हम यदि हमारे जूनियर को अधिकार देंगे उसके काम करने के, निर्णय लेने के लिए, कभी वो कुछ गलत करेगा, कभी वो सही करेगा। बात समझ में आ रही है। उससे वो क्या होगा, उसका विकास होगा, वो सीखेगा। उसने कुछ गलत डिसीजन लिया होगा तो वो सीखेगा ना कि यार ऐसा नहीं करना था मुझे यार, और उसने कुछ सही डिसीजन लिया होगा तो वो अपने आप को उसमें मजबूत करेगा, यार ये सही था। भाई अनुभव कब आता है, अनुभव काम को करने से आता है, देखने से कभी नहीं आता। आप साइकिल कैसे सीखते हो, खुद साइकिल पे बैठते हो, गिरते हो, फिर सीखते हो, कि दूसरे को किसी को देखते रहोगे और सीख जाओगे, नहीं ना। तो सेल्फ डेवलपमेंट, किसी व्यक्ति का विकास तभी होगा जब वो उस कार्य से गुजरेगा। तो ये यहाँ पर वही बात कही है कि यदि लोगों को हम अपने निम्न स्तर पर, सभी स्तर पर हम उनके संबंधित अधिकार देंगे, निर्णय लेने का अधिकार देंगे, कुछ गलत करेंगे कुछ सही करेंगे और ये धीरे धीरे सीखेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो सीख पाएंगे क्या, तो जीवन भर सिर्फ तुम्हें ही निर्णय लेना है और हो सकता है एक दिन तुम्हारा जीवन भी खत्म होगा। सिंपल है। ऐसे परिवार जिनके यहाँ ये सेंट्रल केंद्रीकरण होता है ना, उनके यहाँ दिक्कत मैंने देखी है, सच्ची में बता रहा हूं मैं। उनके बच्चे है ना बड़े, मतलब हर चीज के लिए मैं दादा से पूछूंगा, मैं दादा से पूछूंगा, शायद देखे होंगे, हर चीज के लिए वो मैं दादा से पूछूंगा। मतलब वो डिसीजन किसके ऊपर छोड़ रहा है, दादा के ऊपर छोड़ रहा है। तो बेटा तू कब सीखेगा, समझ में आ रही बात। तो ये प्रॉब्लम आती है, विकास नहीं हो पाता है यदि सेंट्रलाइज होगा डिसीजन तो, ठीक। तो विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है कि इससे क्या होता है, उस व्यक्ति का क्या होगा, विकास होगा और वो आगे जाके वो भी एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है, ठीक है। अधीनस्थों में पहला क्षमता का विकास, पहला नहीं है ये, पहल है ये, ल में आ की मात्रा को हटा दो। अधीनस्थों में पहल क्षमता का, पहल का मतलब क्या होता है, आगे होके कोई काम करने की इच्छा रखना। यार मम्मी को हमने, मान लो दादाजी ने अधिकार दे रखे जो अपनी इच्छा से बनाओ, राइट। तो हो सकता है मम्मी कोई नई डिश बनाने की, मतलब रेसिपी के बारे में भी सोचे कि नहीं यार अपन एक काम करते हैं, आज केले की सब्जी बनाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करेगी, क्यों, क्योंकि उनको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यदि नहीं दिया होगा तो क्या है, बैंगन का भरता बनाने का आदेश आया है, बनाना है, खत्म बात। समझ में ही बात। तो विकेंद्रीकरण से क्या होता है, जो अधीनस्थ है, जो कर्मचारी है, उनके अंदर है ना कुछ और अपनी मर्जी से करने की इच्छा पैदा होती है। याद करो प्रबंधकीय सिद्धांत में हमने बोला था क्या, कि पहल का सिद्धांत, मतलब आगे हर कर्मचारी को मौका दो कि वो संस्था में अपनी ओर से कुछ कर सके, ये वही है। समझ में ये बात। शीघ्र निर्णय, बिल्कुल सीधी सी बात है, मम्मी फटाक से डिसीजन ले लेगी क्या बनाना है, सब्जियां जो रखी उसके हिसाब से। नहीं तो दादाजी इंतजार करेंगे, फिर दादाजी बोलेंगे बैंगन का भरता बनाना है, हम बोलेंगे बैंगन तो है ही नहीं, भरता क्या बनाए। फिर क्या होगा, बैंगन लेने जाना पड़ेगा, लेके आएंगे, फिर बनाएंगे, शाम हो गई सुबह के खाने की। समझ में आया। शीघ्र निर्णय, उच्च प्रबंधन के कार्यभार में कमी, विकास में सहायक, ये भी हो गया वही। श्रेष्ठ निर्णय,
नियंत्रण, इससे कंट्रोल अच्छा होगा। कैसे? मम्मी डिसीजन ले पाएगी, मम्मी को डिसीजन है तो कंट्रोल भी है, हम जवाब दे भी तो उनका ही है ना, आज ऐसा खाना क्यों बना। बात समझ में? नियंत्रण नियंत्रण भी हो जाएगा और अन्य बहुत सारे लाभ भी है। पढ़ लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण के दोष, अब कमियां भी है। ठीक है, तो ये कमियां तो ज्यादा पूछी जाने वाली नहीं होती, तो इसको आप एक बार रीड करके जरूर देख लेना, है ना। इसके आईएमपी क्वेश्चन है कौन सा, क्या महत्व लाभ, है ना। प्रत्येक संगठन के केंद्रीकृत के साथ साथ विकेंद्रीकृत होता है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो क्या है कि आप न तो पूरी तरह से केंद्रीकृत हो सकते हो, ना ही विकेंद्रीकृत हो सकते हो, आपको ये दोनों का बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो इसको बस इतना ध्यान रखो कि ये दोनों ही करना होता है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ के देखना, बहुत ही आसान है ना। क्योंकि देखो मैं लॉजिक समझा देता हूं तो फिर उसके बाद ना इनको रीड करने का महत्व खत्म हो जाता है मेरे लिए, है ना। दोनों में अंतर, अंतर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए तो अंतर कर लेंगे आप, है ना। ठीक है, ठीक है, तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर भी हो जाएगा। अब ये आज का लास्ट डे है इस चैप्टर का, और इसमें बस हम कुछ जो चीजें पीछे छूट चुकी थी उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने संगठन का महत्व छोड़ दिया था, अब हम उसको करते हैं। ठीक है, तो भैया बहुत ही सिंपल है संगठन का महत्व। संगठन का महत्व, अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप कौन से संगठन की बात कर रहे हो। वो जो डायग्राम वाला है ना, ये इसको आदेश दे सकता है, वो उसको आदेश दे सकता है, ये संगठन का मतलब है ना इस चैप्टर में। ठीक है, तो महत्व यह है कि पहला, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। भाई आपने जो पॉलिसीज बना रखी, नीतियां बना रखी है, सर नीतियां क्या होती है आगे के चैप्टर में मिलेगी। भाई आगे के चैप्टर में तो वही समझाऊंगा मैं, जितना तुम अभी समझते हो वो अच्छी बात है। तो जो नीतियां, जो नियम बनाए जाते हैं, है ना, उनका यदि सही ढंग से आप क्या करना चाहते हो, क्रियान्वयन मतलब उसका निष्पादन। तो संगठन यदि अच्छा बनाया होगा तो सही तरीके से सारे निर्णयों का या नियमों का क्या होगा, पालन होगा। सिंपल सी बात। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, भाई संगठन में क्या करते हैं हम, संगठन में क्या करते हैं, हम एक जैसी क्रियाओं का एक समूह बनाते हैं, है ना, और एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का क्या देते हैं, काम देते हैं। तो वो एक ही काम कर करके क्या हो जाता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्टीकरण। हम पढ़ चुके हैं ये प्रबंधन के सिद्धांत में। मैंने आपको एक चीज कही थी प्रबंधन के सिद्धांत में कि बेटा पूरा का पूरा तो ये पूछने वाला नहीं है ना, पूरा का पूरा पूरा चैप्टर वो आईएमपी भी नहीं है, पर वो कहाँ आएगा, पूरे आगे के चैप्टर में उसकी बात आएगी, इसलिए हमने उस पर ज्यादा समय दिया है। और अभी भी बच्चा यदि किसने प्रबंधन के सिद्धांत पर यदि समय नहीं दिया है तो फिर से वो सारे वीडियो देखें, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं उसकी छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो विशिष्टीकरण समझ में आ गया। देखो अब मैंने वहां समझा दिया इसलिए यहां मैं इस पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि, सीधी सी बात है, कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, ज्यादा सही तरीके से आपने क्या करा है, लोगों को अधिकार दिए हैं, उत्तरदायित्व दिया है, और कामों का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया है। तो मेन जो प्रबंधक होगा उसके ऊपर लोड कम होगा, छोटे छोटे निर्णय उसको नहीं लेने पड़ेंगे, राइट। तो उसका जो प्रबंधन करने की क्षमता होगी वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। क्लियर। देखो एक उच्च एवं प्रभावी संगठन से उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सुविधा होती है। एक अच्छा संगठन से, अच्छे संगठन का आशय अच्छे कर्मचारी व अच्छे प्रबंधन से है। अच्छे वातावरण से प्रबंधन में कार्य क्षमता का विकास होता है। भाई सबका काम निश्चित है, सबके अधिकार निश्चित है, लड़ाई झगड़ा होगा क्या, सब कुछ काम अच्छे से होगा। एक घर में सिंपल सी बात है, एक ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार,
सब अपना अपना काम जानते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अधिकारों से अपना अपना काम हो रहा है। लड़ाई झगड़े होंगे क्या? परिवार खुश रहेगा, अच्छा चलेगा? किसी को मालूम नहीं क्या करना है, रोज झगड़े होंगे। वो लोग सक्सेस हो पाएंगे क्या काम में? नहीं, क्योंकि उनका आधे से ज्यादा एनर्जी तो काय में जा रही है? लड़ने में जा रही है। बात समझ में आ रही है? सेम वही बात है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधन मतलब मानव और मशीन, ये क्या हो गए? संसाधन हो गए। वित्त, पैसा भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो इसका आप क्या करोगे? देखो, याद रखना, संसाधनों को कभी भी है ना अधिकतम उपयोग शब्द नहीं लगाते हैं। अधिकतम शब्द, मैक्सिमम शब्द नहीं लगाना। क्यों? मैक्सिमम का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज को चूस लेना एकदम, जैसे गन्ने को बिल्कुल एकदम क्या कर देना। गन्ने का जूस कभी पिया है मशीन वाला? वो क्या करता है? वो पलटा पलटा के दे, दबा दबा के वो क्या कर रहा है? अधिकतम उपयोग कर रहा है। वो छोड़ेगा ही नहीं उसको एक एक बूंद खींच लेगा, है ना? जबकि संसाधनों का आप ऐसा उपयोग नहीं कर सकते। आपको संसाधनों को अभी तो यूज करना है, पर भविष्य के लिए भी बचा के रखना है। इसलिए उसका अनुकूलतम उपयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, संसाधनों का हमेशा अनुकूलतम उपयोग होता है। मैक्सिमम शब्द लगाया, आपका आंसर गलत है। ठीक है? क्योंकि आपको उसको भविष्य के लिए बचा के भी रखना है। ठीक है? परिवर्तनों को अपनाना, इससे जो संस्था में वातावरण के कारण परिवर्तन तो होगा। भाई हमने ये पढ़ चुके हैं, कौन सा वातावरण पढ़ा था ना? परिवेश प्रबंधन का वातावरण, इन्वायरमेंट चैप्टर। हमने देखा था कि भाई परिवर्तन ही है व्यवसाय का जो वातावरण है क्या है? बहुत गतिशील तरीके से क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसके अनुसार जवाब देने के लिए भी हमको तैयार रहना है। तो संगठन एक अच्छा संगठन होगा तो आप उसके अनुसार क्या कर पाओगे? जवाब दे पाओगे, उस परिवर्तन को अपना पाओगे। यदि संगठन में दम नहीं होगा तो आप उसको अपना नहीं पाओगे और आप पूरे खत्म हो जाओगे। समझ में आ रही बात? कर्मचारियों का विकास, ये तो हम जान चुके हैं, हमने अभी पढ़ा था। अधिकार अंतरण किया जाता है। देखो आ गई लाइन। अब मेरे को बताओ, यदि मैं ये शुरू में समझाता आपको तो क्या समझा पाता कि अधिकार अंतरण किया जाता है? इसलिए जानबूझ के मैंने पहले कहा आपको, पहले अपन समझे तो सही, फिर उसके महत्व देखेंगे। ठीक है? ये देखो, अधीनस्थों को निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होते हैं, तो उसका क्या होगा? विकास होगा। हमने बात कर ली। विकासन विस्तार, ये वही केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ये विभागीय विभाजन कार्य, ये वही है। समन्वय और प्रभावी प्रशासन करने में, मतलब अच्छे से समन्वय करने में और प्रभावी प्रकाशन करने में मदद मिलेगी। अरे जब सबका काम निश्चित है, सबके अधिकार निश्चित है, तो समन्वय तो ऑटोमेटिक हो गया ना यार। समझ में आई बात? खत्म। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर महत्व। ठीक है? अब हम आते हैं सीधे कार्यात्मक ढांचा, है ना? ढांचे में आते हैं और कार्यात्मक ढांचे में आते हैं, उसकी विशेषताओं पर आते हैं। कार्यात्मक ढांचा हमने पढ़ लिया था, उसके लाभ। ठीक, सिर्फ एक एक लाइन में समझा रहा हूं, उस समय मैंने छोड़ दिया था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज लास्ट वीडियो में हम सब चीजों को समेट रहे हैं। ठीक है? क्या लाभ है भाई? कार्यात्मक ढांचे का मतलब क्या होता है? ये ऊपरी जो चित्र बना हुआ है कि कार्य के आधार पर हम क्या कर देंगे? विभाग बना देंगे। वही विशिष्टीकरण अभी जो समझाया था मैंने, है ना? इसी वीडियो में मैंने विशिष्टीकरण को समझाया, वही आ गया कि कार्यात्मक ढांचे में क्या होगा? विशिष्टीकरण होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। ठीक है? खत्म। आगे बढ़े। नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना, कंट्रोलिंग अच्छी होगी। भाई वो उसको सिर्फ एक ही काम दिया गया है, अब वो काम हुआ या नहीं हुआ उसका जवाबदेह कौन होगा? वो व्यक्ति होगा। तो वो लापरवाही करेगा क्या? नहीं। तो उस पर क्या होगा? कंट्रोल अच्छा होगा, नियंत्रण अच्छा रहेगा। प्रभागीय में क्या होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में दो दो तीन तीन काम दिए हुए हैं प्रभागीय में, तो ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो वो टालम टोली कर सकता है। पर कार्यात्मक में वो टालम टोली नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर क्या है? नियंत्रण है। ठीक है? प्रबंध की कुशलता में वृद्धि, ये तो ऐसा पॉइंट है। प्रबंध की कुशलता, क्षमता में वृद्धि,
सबके साथ चिपका देना। प्रबंधन में अपन जो भी पढ़े ना उसके महत्व में ये पॉइंट तो सभी जगह लिख दोगे। कुछ भी कर रहे हो ना प्रबंधन में, जो सिस्टम जो पढ़ाया गया है वो आपके प्रबंधन की कुशलता में वृद्धि करने के लिए ही तो आपको समझाया जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये तो मतलब ऐसा हो गया कि कुछ भी हो ये चिपका के आना है अपने को। ठीक। प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति का काम सिर्फ क्या है, क्वालिटी को चेक करना, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने का काम है। तो उसका काम और कोई करेगा क्या? तो दोहराव होगा क्या? दोहराव मतलब एक ही काम को दोबारा कर देना। तो दोहराव होगा क्या? नहीं होगा। ये वही बोला है, क्योंकि एक व्यक्ति का काम वो एक ही कर रहा है, दूसरा कोई और कर नहीं रहा है। भाई काम निश्चित है कि ये काम किसको करना है, इसको करना है, तो दूसरा कोई करेगा क्या? नहीं। तो दोहराव होगा क्या? नहीं होगा। सभी कार्यों का समान महत्व, इसमें सभी को क्या समान महत्व दिया है, बस खत्म है। प्रशिक्षण में सहायक पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब सुपरवाइजर। अरे अपन पेपर देते हैं तो माट साहब घूमते रहते हैं ना, वो क्या है, पर्यवेक्षक ही तो है। देख रहे हैं कि तुम लोग सही ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं, टिप तो नहीं रहे हो, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। वही है। ठीक। अब दोष दोष की तो मैं बात नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। हाँ ये ध्यान रख लो, कार्यात्मक संगठन ढांचे की उपयुक्तता। उपयुक्तता का मतलब क्या हुआ, हमें कहां पर कार्यात्मक ढांचे को लगाना चाहिए और कहां पर प्रभागी को। बात समझ में आ रही? तो हम कार्यात्मक की बात कर रहे हैं, तो पहले ही बात है जहां क्रियाओं में क्या हो, विविधता हो, बहुत अलग अलग हो, और हमको क्या प्राप्त करना हो, विशिष्टीकरण प्राप्त करना हो। समझ में ही बात? जहां संगठन मुख्य रूप से एक ही उत्पाद में या संबंधित उत्पादों की छोटी छोटी संख्या में ही विक्रय करता है। जैसे कॉस्मेटिक, या तो कॉस्मेटिक का एक कोई प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि मान लो क्या हो गया फेस वॉश, या फेस वॉश के अलावा और भी चीजें हो गई, जैसे परफ्यूम भी हो गया तो वो भी उसी में आता है, कॉस्मेटिक में ही आता है। और क्या क्या आता है बेटा, लिपस्टिक आ गई, है ना, वो पाउडर साउडर जो बोलते हैं मैं तो नहीं मालूम, आईलाइनर, है ना, और क्या आता है, फाउंडेशन, है ना। लड़कियां समझ पा रही मेरी बात, तुमको तो समझ में ही नहीं आएगी बेटा। फाउंडेशन लगाएंगे क्या बॉय, कभी देखा है? बाप रे, इसे कौन देखे तुमने? लड़के फाउंडेशन लगाते हैं? बाप रे बाप रे बाप रे, हे भगवान, हे कलयुग। नहीं लगाया बच्चे, मेरी शादी में तो है ना, मेरे दोस्तों ने बस ऐसे बोला 1 सेकंड खड़ा हो, ठीक है बोले जा। उल्टा काजल लगा के मेरी आंखें पूरी काली काली कर दी थी। हाँ तो मैंने मना करा, बोले नहीं नहीं काजल तो लगाना पड़ेगा, तो सब चेहरा ही काला कर दिया। वो आंखें को, वो काजल का कालापन थोड़ा चेहरे पे आता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो मैंने बोला सब फोटो खराब कर दिया यार तुम लोगों ने। हमारे लिए कोई मेकअप करने वाला भी नहीं आता था, मैडम के लिए तो बताओ चलो वो 2-2.5 हज़ार का बिल बन गया। बताओ यार, हद है यार, छोड़ो वो बातें याद नहीं दिलाना। तो भाई कॉस्मेटिक के सारे प्रकार है ना, तो वो एक ही उत्पाद कहलाएगा, ठीक। पर कॉस्मेटिक के साथ साथ कपड़े भी बेच रहे हो, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 उत्पाद हो जाएंगे। तो वहां पर क्या करना है, प्रबंधकीय ढांचा लगेगा, ओ प्रभागीय, ठीक है। जहां संचालन में उच्च कोटि की विशिष्टीकरण, समझ गए होंगे, ज्ञान कुशलता की आवश्यकता होती है। जहां अधिकारों का विकेंद्रीकरण की किया जाना आवश्यक है। तो तुमसे पूछ सकते हैं क्या अधिकारों का विकेंद्रीकरण कौन से ढांचे में होता है, तो तुम बोलोगे कार्यात्मक ढांचे में होता है। समझ में आई है ना, ये एमसीक्यूज बन सकता है बेटा, ठीक है। जहां व्यवसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, ठीक। इसी तरह से प्रभागी ढांचा आ गया। प्रभागी ढांचा आपको अच्छे से याद है, यदि एक से ज्यादा प्रकार के उत्पाद हैं तो वहां प्रभागीय बनाएंगे, ठीक। प्रभागी ढांचे में उसकी विशेषताएं, महत्व आ जाएगा, है ना। और दोष वगैरह तो छोड़ो, दोष वगैरह से मतलब नहीं है, बस इन दोनों में अंतर कर लेना।
कुछ भी पूछे, आखिरी में अंतिम में यदि कुछ ना समझ में आए कि क्या पूछा है इसने, इतना समझ में आया कार्यात्मक ढांचा कुछ बोला है, तो ये अंतर के ये सारी बातें लिख के आ जाना। मार्ट साहब अपने हिसाब से समझ के उसमें से काम की चीज उठा के नंबर दे देंगे तुमको, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, कंप्लीट कर ले, मतलब हो ही गया संगठन, ठीक है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर 5 संगठन कंप्लीट होता है।